गुज़िश्ता मरतबा अमेरिका के अंदर जब इलेक्शंस हुए थे तो जो बाइडेन साहब जो हैं वो सदर बन गए और ट्रंप को हरा के तो वो वहाँ पे आ गए पावर में। और जब ये पावर में आए तो कहा ये जा रहा था कि अमेरिका की रिसेंट हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और पावरफुल किस्म की टीम ये अपने साथ लेकर आ रहे हैं। और उन्होंने चाइना को नंबर 1 थ्रेट ना सिर्फ गिनवाया बल्कि इनको कंटेन करने के हवाले से भी शुरुआती दिनों में इन्होंने बहुत तेज़ी दिखाई। लेकिन अब 2024 चल रहा है और ये इलेक्शंस का साल है अमेरिका के अंदर, यानी कि बाइडेन का ये वाला जो टेन्योर है ये ख़त्म होने जा रहा है। अब इस टेन्योर के ख़ात्मे तक उनको कंटेनमेंट ऑफ चाइना वाली जो पॉलिसी है उनकी, उसमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। लेकिन इसके अलावा इन्होंने ज़रूर अमेरिका को हर जगह फंसा दिया है। मिडल ईस्ट में भी फंसा दिया, यूक्रेन में भी फंसा दिया। तो वो जो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव था इनके आते वक्त कि हमने चाइना को कंटेन करना है क्योंकि ये हमारे ग्लोबल ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना वाला जो इनका प्लान था वो दबरदोस हो गया, वो कहीं बैकग्राउंड में चला गया। पिछले 24 घंटों में जो यूक्रेन और मिडल ईस्ट से खबरें आ रही हैं वो साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं कि अमेरिका की ताकत कम हो रही है, उनका असर और रसूख कम हो रहा है यहाँ पे दोनों रीजन्स के अंदर। अफ्रीका से तो वैसे ही आउट हो चुके हैं, उनकी मिलिट्री प्रेजेंस भी वहाँ पर श्रिंक हो रही है। लेकिन यहाँ मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप के अंदर भी उनके लिए हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, उनकी जो प्रॉक्सीज हैं वो हार रही हैं। सबसे पहले मिडिल ईस्ट की बात कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट में हो ये रहा है कि इनका जो चेहरा चांटा है इसराइल, वो तो वहाँ ह्यूमन राइट्स की बदतरीन वायलेशंस कर रहा है ना, और दुनिया उस पर धिक्कार भी रही है उसको। और जिन्होंने नॉर्मलाइजेशंस करके रखी थी वो भी दूर हो गए उनसे। लेकिन साथ में हौथियों ने, क्योंकि पूरा का पूरा ईरान का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस हरकत में आया हुआ है और वो एक साथ मिलकर हमले कर रहे हैं, तो यमन वालों ने भी अमेरिका, यूके और इसराइल के ऊपर हमले स्टार्ट करके रखे हुए हैं। अब हौथियों ने हुआ ये पिछले दिनों कि अमेरिका का जदीद तरीन जो ड्रोन है US MQ-9 रीपर, ये एक ड्रोन $30 मिलियन से ज़्यादा का आता है। तो हौथियों ने 2-4 रोज़ पहले ये ड्रोन गिरा दिया। अच्छा, गिरा तो दिया, लेकिन गिरा कुछ इस तरह से है कि ये इसका जो अक्सर हिस्सा है वो ठीक है, मतलब सही सलामत है। अब यहाँ पर ख़तरा ये पैदा हो रहा है अमेरिकन के लिए कि इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग होगी और इसी तरह के ड्रोन्स जो हैं वो ईरानी भी बनाएंगे। मॉडल मिल जाएगा उनको अगर एक, तो उनको पता चल जाएगा कि किस तरह से बना रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी, उनको पता चल जाएगा। तो इस पे भी अमेरिकन को शुभा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है हमारे ड्रोन्स की, ये रशिया तक जाएगी, चाइना तक जाएगी, ईरान तक जाएगी और फिर धपड़दूस हो जाएगी, ये वाली प्रोडक्ट ही धपड़दूस हो जाएगी। इसके नतीजे में हुआ ये नादरीन कि अमेरिकन ने हुदैदा का एक सूबा है यमन का, उसके ऊपर गुस्से में आकर स्ट्राइक किए, हुदैदा के सूबे के ऊपर। उसके नतीजे में 16 यमनी शहीद हुए और 40 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। अब इस वाक़े को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि यमनियों ने, हौथियों ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई डाल दी है। हौथियों ने क्या किया है कि रेड सी के अंदर जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हुआ है उसके ऊपर मिसाइल टपका दिया उन्होंने, उसके ऊपर मिसाइलों की बौछार कर दिए एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे मिसाइल गिरे हैं, लगे हैं टारगेट के ऊपर, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हमारे मिसाइल गिरे हैं। यूके का बड़ा अखबार इंडिपेंडेंट इस स्टोरी को रिपोर्ट कर रहा है कि हौथीज क्लेम टू हैव लॉन्च्ड मिसाइल अटैक ऑन US एयरक्राफ्ट कैरियर इन वेक ऑफ US UK स्ट्राइक्स ऑन यमन। The Houthis said the alleged attack was in response to British and American strikes on its bases in Yemen on Thursday. अच्छा, ये वो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसका नाम है आइजनहॉर। ये वहाँ पर रेड सी के अंदर खड़ा हुआ है, इसको धपड़दूस करने की हौथियों ने कोशिश की है, इसके ऊपर हमला इन्होंने किया हुआ है। अब मुझे ये बताइए कि क्या इस काम के लिए अमेरिका के पैसे ज़ाया होंगे टैक्स पेयर्स के? जब बाइडेन आया था तो क्या मतलब, वो क्या बोल रहा था, मैं तो चाइना को कंटेन करूंगा, लड़ किसके साथ रहा है? हौथियों के साथ। तो ये तो ऑलरेडी डिफीट हो गई, उसकी ऑलरेडी डिफीट हो गई है, मतलब ये तो उसकी शिकस्त फाश हुई है मेरे ख्याल से। चाइना तो उधर ही खड़ा हुआ है, ग्रो कर रहा है एज यूजुअल, उनका कारोबार चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये फंस गए यमन के अंदर। लुक एट दैट। एट द सेम टाइम यूक्रेन में क्या हो रहा है? यूक्रेन में भी उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एक दलदल की तरह यूक्रेन अमेरिका को खींच रहा है। इस कदर अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स बोने हैं कि उनको 2-4 साल आगे का भी नज़र नहीं आता। उनको लग रहा था कि जो रशिया यूक्रेन जंग होगी तो इसमें
रशिया बिल्कुल डाउन एंड आउट हो जाएगा, सैंक्शंस लगेंगी तो उनकी इकोनॉमी ठप हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट चाइना जो है अकेला हो जाएगा, तो हम अकेले चाइना को खुद ब खुद हम डील कर लेंगे, हैंडल कर सकते हैं। लेकिन रशिया और चाइना जो कि मिलके खेल रहे होते हैं बहुत जगहों पे, तो दोनों को साथ में हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। इनको लगा कि यहाँ पर ये इंगेज हो जाएगा रशिया यूक्रेन के अंदर तो चाइना अकेला हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है। अब फ्रस्ट्रेशन अमेरिका की ग्रो होती चली जा रही है, और इस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने एक और काम कर दिया जो कि क्लियरली उनकी मायूसी को जाहिर कर रहा है, और ये जाहिर कर रहा है कि उनकी फोर्सेस जो हैं, ज़ेलेंस्की की फोर्सेस अमेरिकन फोर्सेस हैं बेसिकली, वो लूज कर रही हैं यूक्रेन में। हुआ यह है नाजरीन कि पहले अमेरिका जब असलहा दे रहा था ना, वेपन्स इनको यूक्रेन वालों को, तो इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि कहीं अमेरिकन और रशियंस न डायरेक्टली दूबदू हो जाए, अमेरिका ने कंडीशन ये लगाई थी यूक्रेन को कि हमारा जो असलहा है वो आप रशियन टेरिटरी के अंदर यूज़ नहीं करेंगे, यानी आप रशिया जो आपके मुल्क के अंदर घुस के आ गया है तो उधर ही लड़ेंगे, उधर ही यूज़ करेंगे। लेकिन अब चूंकि ज़ेलेंस्की की फोर्सेस के लिए ग्राउंड तंग हो गया है, वहाँ पर उनके लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही, एडवांसमेंट से रशियन फोर्सेस की जारी हैं, तो ऐसे में अमेरिका ने दिल पे पत्थर रख के इनको इजाज़त दे दी है कि आप हमारे हथियारों को रशियन टेरिटरी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये रशिया को मज़ीद चीज़ गुस्सा दिलाएगी और इस जंग को मज़ीद ब्लडी कर सकती है अमेरिकन वेपन्स रशिया की सॉइल पे। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि बाइडेन अलाउज यूक्रेन टू हिट रशियन टारगेट्स विथ यूएस आर्म्स एंगरिंग मॉस्को। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन, अच्छा ब्लिंकन जो है इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ब्लिंकन अमेरिका की तारीख का मैं समझता हूँ कि सबसे नाकाम तरीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहा है रिसेंट अमेरिकन हिस्ट्री में। मैंने नहीं देखा कभी, इवन ये जो कोल्ड वार चल रही थी उसमें भी हमने नहीं देखा। भरपूर चैलेंजेस थे, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, लेकिन इन सब के बावजूद अमेरिका का एक असर और रसूख था दुनिया में। भाई सोवियत यूनियन भी तो कोई छोटी फोर्स तो नहीं थी, चाइना के टक्कर की फोर्स थी, वो भी बहुत बड़ी फोर्स थी। लेकिन उस जमाने में भी देखिए अमेरिका का असर और रसूख कितना ज़्यादा था दुनिया के अंदर, और उनके स्टेट डिपार्टमेंट का कितना असर था। इसके ज़माने में क्या हुआ है, ब्लिंकन के दौर में अमेरिका का असर और रसूख श्रिंक हो रहा है। मिडल ईस्ट में देखिए, अफ्रीका में, सेंट्रल एशिया के अंदर देखिए, ईस्टर्न यूरोप में देखिए, कौन पूछ रहा है अमेरिका को। तो इस भाई साहब ने इस डेवलपमेंट पे बात करते हुए कहा है, एंड आई कोट अल जजीरा, कि ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स Ukraine came to us and asked for the authorization to use weapons that we were providing to defend against this aggression, including against Russian forces that are massing on the Russian side of the border and then attacking into Ukraine. And that went right to the president, and as you have heard, he's approved use of our weapons for that purpose. Going forward, we'll continue to do what we have been doing, which is as necessary, adopt and adjust. तो ये सूरत हाल है। वहाँ पे उन्होंने अपने हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है कि हमारे हथियार आप रशियन सॉइल पे इस्तेमाल करें। आखिर में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। यूक्रेन का एक न्यूज़ आउटलेट है यूरो इंटीग्रेशन। अब इन्होंने डेविड स्टूलिक नाम का एक चेक रिपब्लिक का डेमोक्रेट है, जो कि असल में वहाँ पे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी है चेक रिपब्लिकन गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर। इस बंदे ने एक इंटरव्यू के दौरान बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। कहता है कि वी विल सी अ ब्लैक स्वान सिनारियो फॉर रशिया एंड देन इट विल लूज एवरीथिंग। यानी कि ब्लैक स्वान किस्म का कोई सिनारियो रशिया के अंदर होगा और उसके बाद रशिया जंग हार जाएगा। ब्लैक स्वान, अगर आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये टर्म ना पता हो कि क्या होता है। ब्लैक स्वान उस इवेंट को कहते हैं जो कि अचानक से हो, लेकिन बहुत बड़ा इवेंट हो, जिससे बिल्कुल 360 डिग्री का यू टर्न आ जाए। मिसाल के तौर पर किसी बड़े नेता की मौत या उसकी असैसिनेशन, ये ब्लैक स्वान होता है। और उसके नतीजे में फिर यानी कि पॉलिसीज़ चेंज हो जाएं या कुछ सिग्निफिकेंट किस्म की चेंजेस नज़र आ जाएं आपको ग्राउंड रियलिटीज़ के अंदर, तो इसको ब्लैक स्वान कहते हैं। तो ये ब्लैक स्वान की उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना आसान है। 2-3 मरतबा ब्लैक स्वान की कोशिश की गई है। प्रिगोजिन का केस क्या था, वो जो वैगनर ग्रुप का चीफ था जिसने बगावत करने की कोशिश की थी, क्या था वो? ब्लैक स्वान ही था ना असल में। इसी तरह की चीज़ करने की कोशिश की गई थी, लेकिन नहीं हो पाई थी, सफलता नहीं मिल पाई थी। उधर भी प्यूटन है भाई, वो मतलब सारा बचपन से लेकर वो इसी चीज़ को लेकर जवान हुआ है कि वेस्ट के साथ कैसे मुकाबला किया जाना चाहिए। शुरू से लेकर इसने स्टडी ही वेस्ट को किया है। और मैं कहता रहता हूँ यहाँ पर कि वेस्ट को दुनिया में सबसे बेहतर अगर कोई नेता समझता है ना, वेस्टर्न कंट्रीज़ को, वेस्टर्न माइंड को, तो वो ये समझता है, प्यूटन। आई थिंक ये ब्लैक स्वान वाली ऐसे ही खुशफहमी है और इसकी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो बहुत कम मुझे नज़र आ रही हैं।